नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम अपने विज्ञान की 33वीं वीडियो में मिल रहे हैं और आज आप देख रहे हैं कि कल जो अपना टॉपिक अधूरा रह गया था उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। मैं आपको कल बता रहा था अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अम्ल व क्षार की परिभाषाएं। मैंने कल आपको आर्रेनियस व ब्रॉस्टेड लुईस के अनुसार मैंने बता दिया था, ब्रॉस्टेड लोरी के अनुसार मैंने बता दिया था। आज अपन पढ़ेंगे लुईस की अवधारणा। लुईस नाम के वैज्ञानिक क्या कहते हैं अम्ल और क्षार के बारे में, उनके अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषाएं क्या हैं। देखो, अम्ल एवं क्षारों की परिभाषा एक रसायन शास्त्र एम लॉरी जो थे, ब्रॉस्टेड व लॉरी थे, उनके अनुसार अपन कल पढ़ चुके थे। आज अपन लुईस की अवधारणा पढ़ने वाले हैं। जैसे कि 1923 में लुईस ने इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, वो तो अम्ल कहलाते हैं। और जो देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, दान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को यानी देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, BF3 है, BF3 + NH3। ठीक है, और जब इसने इसके साथ क्रिया की है तो जो B होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है और NH3 जो होता है वो एज इट इज रहता है। यानी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है और जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है उसको हमने अम्ल के रूप में प्रदर्शित किया है और जिसने इलेक्ट्रॉन को दान किया है उसको अपन ने क्षार के रूप में प्रदर्शित किया है। समझ में आ रही होगी आपकी बातें। देखिए, अम्ल और क्षार की जितनी भी बातें हैं, जैसे कि इस संकल्पना में के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी जब हो जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या कमी होने का कार्य होगा, उसे लुईस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन, लुईस अम्ल कहते हैं। जिनका अष्टक पूरी तरह से अपूर्ण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। और लुईस अम्ल कौन सा अम्ल होता है, ये है BF3 जो होता है, ये लुईस अम्ल कहलाता है। जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, अष्टक समझते होंगे आप, जिनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनका अष्टक कैसा कहलाता है, अपूर्ण कहलाता है। और जो एक यानी इलेक्ट्रॉन के धनी जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखते हैं और यानी यौगिक क्षार का कार्य करते हैं ऐसे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। तो मैंने आपके सामने जो एग्जांपल रखा है वो बिल्कुल परफेक्ट रखा था। इसे तो अपन क्या बोलते हैं, लुईस क्षार बोलेंगे इस वाले को अपन, और इसको क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल। जिनका अष्टक पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं लुईस अम्ल, और इसको क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। आपको एक एक एग्जांपल 100% याद रखना पड़ेगा, पेपर में कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है। देखो, अब तीनों वैज्ञानिकों की मैंने आपको अवधारणाएं समझा दी हैं। अब मैं आपको अम्ल के सामान्य गुण बता रहा हूं, इसके बाद में कल आपको क्षार के बताऊंगा। दैनिक जीवन में उपयोग भी इसके बारे में बात करेंगे। अम्ल के सामान्य गुण क्या है, ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखो, हाइड्रोजन जो गैस होती है उसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। वो किसी भी गैस से क्रिया, किसी भी धातु से क्रिया करता है तो सबसे पहले वो खुद बाहर आ जाता है निकलकर। ऐसा कहते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी क्रियाशीलता अन्य तत्वों से, सक्रियता जो उसकी है वो अन्य तत्वों से क्या है, कम है। देखो यहाँ पर जो ये जिंक है, ये इसको इसकी जगह से इसको हटाकर बाहर फेंक देता है, इसको इसकी जगह से। तो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है उसकी जब हाइड्रोजन जो जिंक से क्रिया कराते हैं तो जिंक इसको इसकी जगह हटा देता है और इसका स्थान खुद ले लेता है और क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट ये बन जाता है। समझ में आ रही होगी आप, ठीक है फ्रेंड। देखो, जब धातु के साथ अम्ल क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाती है, इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण व जल बनता है। अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण व जल बनता है। देखो, ये कॉपर ऑक्साइड है और ये दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु हैं, और जब इसने इससे क्रिया की है तो ये जो Cu है ये Cl2 के साथ जुड़ जाते हैं और कॉपर क्लोराइड बन जाते हैं। और हाइड्रोजन देखो, एक H2 दो यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो दोनों मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, जल। ये तो क्या हो गया, लवण ही, और ये क्या हो गया है, जल हो गया है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि HCl व NaOH, ये तो है प्रबल, क्या है ये, प्रबल अम्ल, और ये क्या है, क्षार है। जब प्रबल अम्ल और ये क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, NaCl। NaCl क्या होता है, लवण होता है।
और ये क्या है, जल है, और लवण और जल का निर्माण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को भी अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो ऊपर वाले अभिक्रिया में भी लवण जल बन रहा था, नीचे वाले अभिक्रिया में भी क्या बन रहा है, लवण जल बन रहा है। और लवण जल जब बनता है तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पेपर में कुछ और भी उदाहरण आए हुए हैं। एक्वारेजिया क्या होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 जब मिल जाता है, यानी 1 बूंद इसकी और 3 बूंद इसकी जब मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है, एक्वारेजिया हो जाता है। एक्वारेजिया का मतलब होता है सोना चांदी को गलाने के लिए एक्वारेजिया को यूज में लिया जाता है। सोना चांदी के ऊपर जो गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए भी एक्वारेजिया का यूज में लिया जाता है। पेपर में एक बार अर्धवार्षिक के पेपर में प्रश्न भी आया हुआ है कि अम्लराज किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज कहते हैं। ध्यान रखना है, मैं आपको इस समय पर अम्लों के उपयोग ही बता रहा हूं, ठीक है। MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेट में अधिक दर्द होना, अधिक खाना खाने की वजह से जब पेट में एसिड बन जाता है तो एंटी एसिड होता है, ये प्रबल क्षार है, ये क्षार के रूप में काम में लिया जाता है। MgOH2 जो ये क्षार है और ये जो क्या करता है, अम्ल को दूर करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एंटी एसिड बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको सामान्य भाषा में बोला जाता है। मैंने आज आपको अम्ल व क्षार की अवधारणाएं समझाई हैं, थोड़े से मैंने अम्ल और क्षार के उपयोग बताया था। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, अम्ल के सामान्य गुण के बारे में मैं और बातें कर रहा था आपसे। ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, इस अभिक्रिया को मैं थोड़ा सा और डीपली आपको समझा देता हूँ। देखो ये वाली अभिक्रिया मैं आपको और अच्छा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक परत नली ली है, ठीक है, और इस परत नली को हमने एक स्टैंड की सहायता से इस प्रकार से सेट कर दिया है और इस प्रकार से हमने इसको एक स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया है, हमने इस परत नली में H2SO4 भर रखा है। क्या भर रखा है हमने इसमें, H2SO4 का विलयन भर रखा है, H2SO4 का इसमें विलयन भर रखा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर साइड में यहाँ पर हमने कॉर्क लगा दिया है और इसमें एक निकास नली लगी हुई है और ये जो कॉर्क है ये जाकर एक टब में खुलता है और इस टब में अपन ने क्या भर रखा है, साबुन का पानी भर रखा है। साबुन का पानी NaOH या लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है, NaOH इसमें भर रखा है। आपको ध्यान देना है, अब H2SO4 था, इसमें मैंने क्या कर दिया, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। जैसे मैंने इसमें जिंक के टुकड़े डाले हैं तो देखो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसकी जगह से विस्थापित करके बाहर निकाल देगा। अब हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलेगी और ये इधर आकर गिरेगी। यहाँ पर कौन है, पहले से ही सोडियम है। आपको पता होना चाहिए सोडियम भी एक प्रबल धातु है और सक्रिय धातु है, इसीलिए जैसे ही ये इसमें से यानी सोडियम से जैसे ही हाइड्रोजन क्रिया करेगा तो उस टाइम पे भी कौन सी गैस बाहर आएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए अपन क्या करेंगे, हम एक माचिस की तीली इधर लेकर जाते हैं और जैसे ही माचिस की तीली इधर लेकर जाएंगे तो ये माचिस की तीली एक फटाके की आवाज के साथ साथ में बुझ जाएगी। इससे सिद्ध होता है। अच्छा, माचिस की जो आपने ज्वाला देखी होगी वो कैसे कलर की होती है, येलो कलर की होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस उससे टकराएगी तो वो कैसे कलर की हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। जिससे सिद्ध होता है कि हाइड्रोजन गैस जब किसी धातु से टकराती है, ये भी धातु है और ये भी क्या था, धातु है। जिंक, जो जिंक के टुकड़े अपन ने इसमें डाले थे ये भी धातु थे। और जब हाइड्रोजन गैस जब भी कभी धातु से टकराती है, धातु से क्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस ही निकालती है। अम्ल जितने भी है, अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो वो कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। और हाइड्रोजन गैस जब देखो यहाँ पर आई तो वो भी इसी प्रकार से हुई। तो इस ध्वनि को अपन क्या कहते हैं, पॉप की ध्वनि बोलते हैं। और ये जो येलो कलर की ज्वाला थी वो अचानक से नीले कलर की हो जाती है और अपने आप ही फटाके की आवाज के साथ वो बुझ जाती है। मैंने आज आपके सामने इसको यानी तीनों अवधारणाओं को समझाने की कोशिश की है और मैंने अम्ल के सामान्य गुण भी बताए हैं और मैंने आपको एंटी एसिड के बारे में बताया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटी एसिड कहते हैं। और आज आपके सामने होमवर्क यही है कि आप अम्ल व क्षार की तीनों अवधारणाओं को अपनी कॉपी में नोट करके मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें और अध्ययन करते रहें।